हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने फिर से कक्षा 12वीं में केमिस्ट्री में अनसॉल्व्ड पेपर 2025 जो कि सेट नंबर है छठवां, सेट नंबर 6 कौन सा है 347 के ई। तो आइए इस सेट को शुरुआत से लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले से, पहले का ये सब बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो कहता पहले का 0.2 कैपिटल एम का मतलब होता है मोलरता H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी। ठीक है, तो देखिए मोलरता बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। आयतन किसमें? लीटर में। आपको क्या निकालना है बच्चों? ग्राम प्रति लीटर। तो ग्राम और प्रति का मतलब क्या होता है? बटे ग्राम प्रति लीटर, इसका मान निकालना है। तो मोलरता गुणा कैंची गुणा करा दीजिए तो ये अणुभार इधर आ जाएगा, बराबर ये क्या हो गया? ग्राम प्रति लीटर। मोलरता कितनी दी गई बच्चों? 0.2। अणुभार किसका? अणुभार H2SO4 का। तो H2SO4 का अणुभार, H का परमाणु भार कितना होता है? 1। 2 H है तो 2 का गुणा करा दीजिए, प्लस सल्फर का परमाणु भार 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। 4 ऑक्सीजन है तो 4 का गुणा करा दीजिए, कितना आएगा? ये आएगा 98, 98। तो 98, तो जब 2 का गुणा कराओगे तो कितना आ गया? 2 8 16, 2 9 18 और 1 19, एक अंक बाद दशमलव, 19.6 ग्राम प्रति लीटर। ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल, निम्नलिखित आयनों में अनुचुंबकीय आयन कौन सा होगा? अनुचुंबकीय वही होगा जिसके पास क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। तो देखिए Zn+2, Zn+2, तो पहले आप किसका बनाएंगे? Zn का। Zn का 30 होता है परमाणु क्रमांक। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, 4s2 3d10। ठीक है, अब +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो ये खत्म, 3d10 भर बचा। 3d को बना लीजिए, d के कितने भाग होते हैं? 5। 1 2 3 4 5, 10 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अकेला इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अनुचुंबकीय भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अगला है Ni+2। Ni 28 होता है तो यहां पे क्या बनेगा? ये 28 हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये निकल जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या होगा? अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय पूछा था तो ये अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, अब Cu+2 को बताते हैं। Cu का होता है 29, तो Cu का 29 होता है तो बनता है 4s1 3d10 और +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए तो एक यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, तो यहां कितना बचेगा? 9 इलेक्ट्रॉन भरिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। इसके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये भी अनुचुंबकीय होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनुचुंबकीय होगा। तो देखिए बच्चों ये भी अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, अब लास्ट में Ag का परमाणु क्रमांक होता है 47, तो ये बनाएगा 5s1 4d10। ठीक है, 5s1 4d10। अब प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहीं से निकल जाएगा, तो d में 10 है तो ये 10 हो गए। तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, तो अनुचुंबकीय भी नहीं होगा। तो इसमें आपके 2 विकल्प सही हैं, Ni+2 और Cu+2। तो ये बोर्ड परीक्षा में जब ये क्वेश्चन आया था तो इसमें दोनों विकल्पों को सही माना गया है। बात क्लियर हुई?
दोनों विकल्पों को सही माना गया है क्योंकि दोनों क्या है, अनुचुंबकीय हैं। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसह संयोजी यौगिक नहीं बनाता है? उपसह संयोजी यौगिक, उपसह संयोजन यौगिक वही बनाता है जिसके पास डी कक्षक रिक्त होता है, और डी कक्षक रिक्त होने के लिए वो डी ब्लॉक का तत्व होना चाहिए, डी ब्लॉक का तत्व होगा। तो देखिए ये डी ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का है, ये भी डी ब्लॉक का है, लेकिन ये एस ब्लॉक का है। सोडियम किस वर्ग में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट ए वर्ग में पढ़ते हैं, तो यही सही हो जाएगा, ये उपसह संयोजन यौगिक नहीं बनाता है। एसिटिक अम्ल की, अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 क्या बनता है? तो आपको पता होगा बच्चों, ये कौन सी अपक्रिया? सिमट अपक्रिया है, सिमट अपक्रिया। इसमें यहां से N2 निकाल दीजिए, N2, यहां से CO2 निकाल दीजिए, CO2, क्या बचा? CH3, एक N बचा, H और H मिलके 2H हो गए, तो क्या बचा? CH3NH2, मैथिल एमीन, मैथिल एमीन, ये वाला विकल्प सही हो गया। ठीक है, कौन सी अपक्रिया है ये? सिमट अपक्रिया। अगला देखिए, एनिलीन के ब्रोमीनन से प्राप्त होता है, एनिलीन, ये हो गया एनिलीन। जब इसकी क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं तो आपको पता होगा, एनिलीन को ज्यों का त्यों लिखिए, ब्रोमीन को 2 पर लगाएं, 4 पर लगाएं और 6 पर लगाएं, तो ये 2 हो गया, ये तीसरा, ये चौथा और ये छठवां। 2, 4, 6 पर Br लगा देते हैं, तो और साथ में क्या बनेगा? HBr। क्यों? क्योंकि इधर लगाए तो इधर का H हटाया, इधर लगाए तो इधर का भी H हटाया, इधर लगाए तो इधर का भी H हटाया, तो HBr बन जाएंगे कितने? 3। कितने Br खर्च हो गए आपके? 3 Br और 3 Br 6, तो इधर 3 लगा दीजिए। क्या बनता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। 3 बार लगाया Br, ट्राइब्रोमो एनिलीन, ये लिखा हुआ देखिए, ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्लियर? अगला, इन्युलिन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? इन्युलिन का जो सूत्र होता है बच्चों, C6H10O5 का होल N, ठीक है, और इसका जब जल अपघटन कराते हैं, ये यही है स्टार्च का सूत्र, यही है सेल्यूलोज का सूत्र, यही है इन्युलिन का सूत्र। लेकिन स्टार्च होगा तो बनता है ग्लूकोज, और अगर इन्युलिन होगा, यहां लिखेंगे इन्युलिन, तो इन्युलिन से बनता है फ्रक्टोज, C6H12O6। अगर यहाँ स्टार्च लिखा होता तो ये ग्लूकोज बनता, इन्युलिन लिखा है तो क्या बनेगा बच्चों? फ्रक्टोज, तो क्या बनता है? फ्रक्टोज। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। आगे चलते क्वेश्चन दूसरा लगाते हैं। क्वेश्चन दूसरे का कहता है, राउल्ट के नियम को परिभाषित कर समझाइए। तो देखिए बच्चों, राउल्ट का नियम याद करने के लिए आप केवल उसका सूत्र याद कर लीजिए, P0 माइनस का PS अपॉन P0 इक्वल N अपॉन N प्लस N। सुनिएगा ध्यान से, P0 क्या है? P0 है विलायक का वाष्प दाब, S मतलब है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब विलयन, तो ये हो गया विलयन का वाष्प दाब, और ये तो है ही P0, वही P0 है क्या? विलायक का वाष्प दाब। स्मॉल n क्या है? विलेय के मोल, और कैपिटल N क्या है? विलायक के मोल। ठीक है, अब आप अगर भूल जाएं स्मॉल n और कैपिटल N, तो हमने आपको बताया विलेय लिखेंगे और विलायक लिखेंगे, तो लिखने में कौन बड़ा दिख रहा है? लिखने में ये बड़ा दिख रहा है, तो इसको बड़े कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया है, और ये लिखने में छोटा है तो स्मॉल लेटर से प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या है? विलेय के मोल, ये क्या है? विलायक के मोल। ठीक है, परिभाषा कहती है विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। हो गया राउल्ट का नियम, याद हो गया? क्या बोला हमने? किसी विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन
विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता होगा ये n किसके मूल है, विलेय के मूल, और यहाँ विलेय और विलायक के मूलों को जोड़ दिया, तो जिसके मूल ऊपर होते हैं उसी का मूल प्रभाज होता है। तो किसका मूल प्रभाज होगा, विलेय का मूल प्रभाज। ठीक है, विलेय का मूल प्रभाज। आगे देखिए, कहता है Cu प्लस आयन रंगहीन है और Cu प्लस 2 आयन रंगीन है, ऐसा क्यों? तो देखिए बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अभी अभी हमने समझाया था, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर है तो होता क्या है, अनुचुंबकी, अनुचुंबकी और रंगीन, उसी का रंग होगा। अनुचुंबकी भी होगा, इसमें भी आ है, इसमें भी आ है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर है तो अनुचुंबकी होगा और उसका क्या होता है, रंग होता है, तो रंगीन होता है। और जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है वो अनुचुंबकी नहीं होता है, क्या होता है, प्रतिचुंबकी, और रंगीन भी नहीं होता, क्या होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, तो Cu प्लस इसके पास 4s1 3d10 की स्थिति होती है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये निकल गया, 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, और नहीं है इसका मतलब रंगीन होगा कि रंगहीन होगा, रंगहीन होगा। भाई जिसके पास अकेला इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसी का रंग होता है, नहीं तो नहीं होता। तो इसका मतलब ये क्या होगा, रंगहीन। तो आप क्या लिखेंगे, Cu प्लस आयन रंगहीन है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं होते हैं। ठीक है, Cu प्लस 2, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इधर कितना बचा, 9, और 9 बचा, तो यह है स्थिति, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। Cu प्लस 2 आयन रंगीन है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, सीधा सा आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है एक दंतुर तथा द्विदंतुर लिगेंड को उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिए बच्चों, एक दंतुर तथा द्विदंतुर लिगेंड का मतलब है क्या, जैसे इसका एग्जाम्पल है, एक दंतुर लिगेंड का उदाहरण NH3 है और Cn माइनस है और Cl माइनस है। द्विदंतुर लिगेंड का उदाहरण En है, जिसको आप कहते हैं एथिलीन डाई एमीन, और C2O4 माइनस 2 है। ठीक है, अब देखिएगा, आपको हम, ये तो हो गया उदाहरण की बात, जैसे NH3 है, NH3, तो अगर ये, इसके नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, कितने खर्च हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, तो अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसका मतलब एक पेयर बचा है, लोन पेयर। ठीक है, एक लोन पेयर बचा है। अब ये किसी भी धातु से जब जुड़ेगा, धातु, केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन, जैसे आप उपसय संयोजी यौगिक में एग्जाम्पल पढ़ते होंगे, CuNH3 का होल 4 SO4, तो ये लिगेंड हो गया, ये धातु हो गई। तो जब ये धातु से जुड़ेगा तो ये लोन पेयर इसको देगा किसके माध्यम से, उपसय संयोजी बंध के माध्यम से। ठीक है, उपसय संयोजी बंध के माध्यम से। अब जैसे ये En है, तो En लिखा शॉर्ट में En है, लेकिन लिखा इस प्रकार जाता है CH2NH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH2। अब ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्य कोश में 5, 5 में से कितने खर्च हो गए, 2 और एक 3, अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसका मतलब एक लोन पेयर बचा हुआ है। अब ये जब किसी धातु से जुड़ेगा तो ये भी इसको उपसय संयोजी बंध के द्वारा ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और ये इसमें भी है, ये भी इसको दे देगा। तो इसका मतलब आपने गौर किया
ऐसा लिगेंड जिसमें दाता परमाणु कितने होते हैं बच्चों? 2। दाता परमाणु का मतलब देने वाले, लोन पेयर को देने वाले। तो ऐसा लिगेंड जिसमें दाता परमाणु कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, ऐसा लिगेंड जिसमें दाता परमाणु कितना है? 1 है। इसी प्रकार जैसे C2O4 -2 है तो C डबल बॉन्ड COO माइनस, सिंगल बॉन्ड COO माइनस। अब यहां ऑक्सीजन के पास बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब ये जो जुड़ा हुआ है इसके पास लोन पेयर है तो ये भी उपसय संयोजी बंध बनाएगा और ये भी उपसय संयोजी बंध से इलेक्ट्रॉन को देगा। किसको देगा? किसी भी धातु को इलेक्ट्रॉन दे देगा। किसके माध्यम से? उपसह संयोजी बंध के माध्यम से। तो इसने कितने दाता परमाणु हैं बच्चों? 2। और कितने उपसह संयोजी बंध बना रहा है? 2। बात क्लियर हो गई। और जो एक दंतुर होता है वो कितना उपसह संयोजी बंध बनाएगा? 1 ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि दाता परमाणु तो 1 ही है ना। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? ये तो होगा एग्जाम्पल। परिभाषा में लिखेंगे ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से, ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से एक उपसह संयोजी बंध के द्वारा जुड़ा होता है, अर्थात उसमें एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, उसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। द्विदंतुर लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिसमें, ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से 2 उपसह संयोजी बंधों से जुड़ा होता है, अर्थात उसमें 2 दाता परमाणु होते हैं। दाता परमाणु बात समझ में आई क्या? दाता परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को देने वाला दाता परमाणु। ठीक है, कितने दाता परमाणु? 2 दाता परमाणु है सो द्विदंतुर, 1 दाता परमाणु है सो एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है बच्चों? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMGX। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। उपयोग पूछा है तो इसका उपयोग प्राथमिक एल्कोहल बनाने में, दूसरा द्वितीयक एल्कोहल बनाने में, तीसरा तृतीयक एल्कोहल बनाने में, चौथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब जिसके पास क्या हो? COOH बनाने में, पांचवा औषधियों के निर्माण में, कुछ औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में ये इनके उपयोग हो। आपको पता होगा बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराइए, प्राथमिक एल्कोहल बनता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया द्वितीयक एल्कोहल, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया एसीटेल्डिहाइड से कराइए तो द्वितीयक एल्कोहल बनता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया एसीटोन से कराइए, तृतीयक एल्कोहल बनता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से कराइए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। बाकी कुछ औषधियों के निर्माण में भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन दूसरा सॉल्व हो गया। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरे का क्वेश्चन कहता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के कैपिटल M/10 बिलियन का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं। कैपिटल T 27 में कितना जोड़ देंगे? 273 तो 300। ये केल्विन, ये कैपिटल T क्या होता है बच्चों? परम ताप। तो इसमें 273 जोड़ देते हैं तो ये केल्विन में बदल जाता है। मूलतः यूरिया बिलियन की मूलरता कितनी है? मूलरता है 1/10 कैपिटल M। ठीक है, अब आप मूलरता की परिभाषा याद करिए। मूलरता की परिभाषा कहती है विलेय के एक लीटर बिलियन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। ठीक है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया 1/10 मोल प्रति लीटर।
मोलरता पता थी, मोलरता के सूत्र से N/B पता चल गया। कैसे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या, मतलब N/B का मान है 1/10, ये मोल हो गया, ये लीटर हो गया। ठीक है, R का मान दिया ही है 21 लीटर, वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर ATM, प्रति मोल केल्विन, और परासरण दाब P पूछा है। ठीक है, प्रेशर किताबों में पाई भी लिखा रहता है, प्रदर्शित करने का तरीका है, आप पाई से लिखिए या आप पी से लिखिए। अब सूत्र लगाते हैं, तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है PB बराबर NHT। R को ही आप लोग क्या कहते हैं? S। R होता है गैस नीयतांक और S होता है विलयन स्थिरांक। क्या होता है बच्चों? विलयन स्थिरांक। तो R का मान और S का मान होता एक ही है। R होता है गैस नीयतांक, S होता है विलयन कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट। ठीक है, B को बटे में ले जाइए तो ये हो गया N/VHT। मान रखिए N/V का मान 1/10, S का मान 0.0821, T का मान 300, 0 से 0 खत्म, गुणा कराइए तो ये हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, 0 1 2 3 4 अंक बाद 1 2 3 4, इतने वायुमंडल, ये हमारा क्या आ गया बच्चों? आंसर। ठीक है, आणविक सूत्र C4H10O के सभी संभावित समावयवी एल्कोहलों के सूत्र लिखना है आपको। तो देखिए 4 कार्बन है और क्या बनाना? एल्कोहल। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, OH लगा दीजिए, पहला सूत्र बन गया। ठीक है, दूसरा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, OH अभी पहले कार्बन से जोड़ा था, अब OH को दूसरे कार्बन से जोड़ दीजिए। कौन से कार्बन से? दूसरे कार्बन से, ये दूसरी संरचना बन गई। तीसरा ऐसा हो सकता है कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहां OH जुड़ा रहे, पहले कार्बन से OH जुड़ा रहे और दूसरे कार्बन से CH3 जोड़ दीजिए, दूसरे कार्बन से CH3 जोड़ दिया, ये तीसरा कार्बन है, तो ये भी अलग हटके संरचना बन गई। चौथा ऐसा हो सकता है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसी से CH3 जोड़िए, 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4, और इसी से OH जोड़ दीजिए। अब बाकी आप कहें कि कार्बन अकेला लिखा है तो हाइड्रोजन भी लिख लीजिए। कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 बॉन्ड बनाए, बनाता कितना है? 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बना लिया तो 3 हाइड्रोजन होंगे। यहां तो इसके चारों हो गए, 1 2 3 4, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया और बनाता कितना है? 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसी प्रकार सभी में 1 बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन, 3 और 1 4, इसने 1 2 3 बनाए, 1 हाइड्रोजन, 4 1 2 2 हाइड्रोजन। ऐसे यहां पे CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH2 CH2। तो इस प्रकार से कहा है संभावित समावयवी एल्कोहलों के सूत्र लिखिए। तो कितने समावयवी बने बच्चों? 4 समावयवी बन गए और ये उनके क्या हो गए? सूत्र हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का गा है क्लीमेंसन अपचयन को समझाना है। तो देखिए क्लीमेंसन अपचयन के लिए ऐसा यौगिक होना चाहिए जिसके पास कार्बोनिल समूह हो, और कार्बोनिल समूह ये होता है, कार्बोनिल समूह। तो देख लीजिए कार्बोनिल समूह हो, और इसका नाम भी आप सभी लोग जानते होंगे, क्या नाम है? एसीटोन। एसीटोन, इसका अपचयन कराइए। अपचयन किसकी उपस्थिति में? जिंक मरकरी अमलगम प्लस सांद्र HCl। जैसे ही आपने अपचयन कराया तो ये O को हटा देगा, O के स्थान पर H जुड़ जाएगा। अब जब आप O को हटाएंगे तो कितने बॉन्ड खाली हो गए? 2 बॉन्ड खाली हो गए, तो आपको 2 H लगाना पड़ेंगे। तो क्या बना? CH3 CH2 CH3, देख लीजिए CH3 CH2 CH3 प्लस जब ये O हटा तो O किसके साथ जुड़ जाएगा? लगा दिए 4, तो यहाँ पे 4 लगा दीजिए। ये क्या बन गया बच्चों? प्रोपेन। ये हो गई क्लीमेंसन अपचयन। आप लिख सकते हैं
कार्बोनिल समूह युक्त यौगिकों का जिंक मरकरी अमलगम और सांद्र HCl से अपचयन कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। आगे देखिए टॉलेन अभिकर्मक क्या है। टॉलेन अभिकर्मक क्या है? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर आप देखें तो अमोनिया मय का मतलब NH4OH और सिल्वर नाइट्रेट का मतलब AgNO3। इसको कहते हैं आप टॉलेन अभिकर्मक। ये क्या बनाता है? ये बनाता है AgNH3 का होल ट्वाइज OH, ये प्लस ये माइनस। तो इनके विलयन को टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। तो टॉलेन अभिकर्मक ये हुआ और आप इसको कन्वर्ट किस में कर देते? Ag2O में। तो टॉलेन अभिकर्मक का सूत्र ये है और ये किस में बदल जाता है? Ag2, अमोनिया निकाल देगा और क्या बन जाएगा? Ag2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो टॉलेन अभिकर्मक आप इसको भी लिखते हैं। ये है टॉलेन अभिकर्मक। प्राप्त कैसे होता है? तो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को क्या बोलते हैं? टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। क्रिया पूछी ग्लूकोज से तो CHOH का होल 4 CH2OH। टॉलेन अभिकर्मक Ag2O दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। तो क्या करेगा? जब दुर्बल ऑक्सीकारक होता है तो CHO बदल जाएगा COOH में। बाकी ज्यों का त्यों CHOH का होल 4 CH2OH प्लस का 2Ag। आप इसको क्या बोलते हैं? रजत दर्पण। और ये क्या बन गया बच्चों? ग्लूकोनिक अम्ल। ये आपका टॉलेन अभिकर्मक हो गया। ये आपका ग्लूकोज हो गया। तो इस प्रकार से ये तीसरे का घा कंप्लीट हो गया। तो आज की इस वीडियो में बच्चों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तीसरे तक के सॉल्व हो चुके हैं। अगली वीडियो में चौथे से आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पढ़ाई अच्छे से समझ में आई होगी। कृपया अच्छे से पढ़ते रहिए और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से पेपर को सॉल्व करें, जिससे आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। शुभकामनाएं हमारी। धन्यवाद।